हेलो डियर स्टूडेंट, दीक्षा एकेडमी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा कक्षा 10वीं का वास्तविक संख्या का पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 2 पहले पढ़ा चुके हैं। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं वो जा कर के पिछले प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। पिछले 2 क्लास हुए हैं, बढ़िया से देख लेंगे। एक पेन पेपर ले लेंगे, जितने भी थियरी लिखवाते चल रहे हैं उनको आप खूब बेहतरीन ढंग से नोट करते चलिए और वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा बढ़िया से समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में सबसे पहला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है देखेंगे। गुणनखंड ऐसी संख्या होती है, गुणनखंड ऐसी संख्या होती है जो किसी भी संख्या को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे। क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। गुणनखंड एक ऐसी संख्या होती है जो किसी भी संख्या को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। कोई भी संख्या हो, कोई ऐसी संख्या हो, ठीक है, जिनको कई पार्टों में तोड़ा जा सके, या तो उसको कोई संख्या पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। आप लोगों का लाइव क्लास नहीं चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेज है। रिकॉर्डेड क्लासेज में होता क्या है, जो कुछ गलतियां रहती है उसको हटा दिया जाता है और आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि लाइव में क्या होता है, स्टूडेंट रहते हैं, उन लोगों से बातें ज़्यादा होती हैं, तो हम लोग पढ़ाई कम कर पाते हैं, ठीक है। 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का क्लास चलता है और काम कितना होता है, 1 घंटे का भी नहीं होता है। इससे अच्छा हम रिकॉर्डेड क्लासेज डालते चलेंगे। आप लोग जब मन करे, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको खोल करके देख लिया करिएगा, अपने अपने क्लास का ढूंढ करके देख लिया करिएगा। ये थियरी का तीसरा पार्ट है, हो सकता है थियरी का चौथा और 5वां पार्ट भी आए, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा नहीं बनाया जाएगा, वीडियो लंबा बनाने से आप लोगों को बोरियत महसूस होने लगता है, ठीक है। सबसे पहले हम जान गए कि गुणनखंड किसे कहते हैं। एक ऐसी संख्या होती है जो किसी भी संख्या को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है। आगे चलें। अब हम लोग जानेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यहीं से हमारा थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता है, चैप्टर में थोड़ा सा मजा आना शुरू हो जाता है क्या, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय, ठीक है। क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, अर्थमेटिक, ठीक है ना। यह थ्योरम होगा, अर्थमेटिक थ्योरम, सॉरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब जानेंगे, इसमें जानेंगे सबसे पहले हम लोग, इसमें क्या जानेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। क्या जानेंगे, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। किसके बारे में, अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड के बारे में, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के बारे में पहले जानेंगे, देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना, या फैक्टर बाई प्राइम नंबर होगा। देखेंगे क्या है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, उसको कई टुकड़ों में बांट दिया गया या उसको कई संख्याएं विभाजित कर रही हैं, ठीक है, मिल करके, तो उसी का वो क्या होता है अभाज्य गुणनखंड होता है। देखें अभाज्य गुणनखंड में जान ले पहले इसके बारे में क्या है अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड प्रत्येक भाज्य संख्या को, कैसी संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, एक गुणनफल के रूप में गुणनफल के रूप में, ठीक है ना, क्या कर रहा है अभाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, ठीक है ना, लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, कहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो क्या कहलाने लगेगा अभाज्य गुणनखंड। अच्छा ठीक है, अब अभाज्य संख्या क्या होता है पीछे पढ़ा चुके हैं, प्रमेय संख्या क्या होता है पीछे परिमेय संख्या पढ़ा दिए हम, अपरिमेय संख्या पढ़ा दी, जितने भी थ्योरी थे करवा दिए पिछले क्लास में। पहला दूसरा पार्ट देख लो, अगर और भी विस्तार से देखना है तो क्लास 9 का नंबर सिस्टम का पहला दूसरा तीसरा चौथा पार्ट देख डालो, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या चीज़ होता है प्राकृतिक संख्या क्या, भाज्य संख्या क्या, परिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या क्या, सहभाज्य संख्या होता है क्या, वास्तविक संख्या होता है, कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं, शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे जान जाएंगे। तो सबसे पहले अभी हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़े हैं, तो कहे हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, उसी को भाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अच्छा कहना क्या चाह रहे, जैसे मान लीजिए एक अभाज्य गुणनखंड, ये कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भाज्य संख्या हम 12 ले रहे हैं, चलिए 12 ले रहे हैं, कह रहा है इसके अब अभाज्य गुणनखंड किया जाए। अभाज्य गुणनखंड मतलब वो छोटे छोटे अभाज्य संख्याओं से कटाना चाहिए, छोटे छोटे अभाज्य संख्याओं से क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए, कटना चाहिए। कैसे देखें, 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 यानी 2 × 3, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर 2 × 3, ठीक है, या तो इस तरह से लिख सकते हैं। अबे हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए 2 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और 3 भी अभाज्य संख्या है, यानी यदि कोई भाज्य संख्या है उनका फैक्टराइज किया जाए, उनका गुणनखंड किया जाए और वो छोटे छोटे अभाज्य संख्या में टूटे तो उसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं करते कैसे हैं, इसको करते कैसे हैं। कुछ बच्चे हैं समझ नहीं पाते हैं कैसे इसको विभाजित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम संख्या ले लिए, चलिए हम ले लिए 1024, अपने से ले लिया जाए 1024, इसको तोड़ना है हमको किस रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में, किस रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो हम लोग तीसरी चौथी पांचवी छठवीं क्लास में एलसीएम एचसीएफ पढ़े हैं, वहां पर हम लोग फैक्टर भी पढ़े हैं। वहां पर हम लोग फैक्टर भी पढ़े हैं। अब नहीं ध्यान आ रहा है तो एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए 1024 है, सबसे पहले देखेंगे ये संख्या सम है विषम, सबको पता है विषम सम संख्या है क्योंकि लास्ट में 4 है,
2 से पक्का कटेगा ये, ठीक है। 2 से पक्का विभाजित होगा। 2 से काट के देखते हैं, देखिए 2 से काटेंगे तो जैसे भाग होता है उसी तरह से इसको विभाजित किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1024 को अगर हम 2 से भाग करें तो 2 से करेंगे तो 1 कम पड़ रहा है, 2 संख्या ले लेंगे, 2 पंजे 10, ये दोनों फिनिश हो जा रहा है। 2 को उतार लेंगे, ठीक है, 2 को उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 2 1 कम 2, ये भी फिनिश हो गया। 4 2 दूनी 4, कट करके कितना आ जा रहा है, 512 जा रहा है। कितना आ रहा है, 512। तो यही 512 जो है ना यहाँ लिखते हैं। कैसे, 1 तो कटा नहीं है तो 10 को ले लिए हैं, तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़े, 5 बार कट गया पूरा का पूरा। यहाँ 2 है, 2 का टेबल, 2 को काटेंगे 2 से तो 1 बार में जाएगा, 2 1 कम 2। 4 को काटेंगे 2 दूनी 4, ठीक है। अब किससे काटा जाए, 2 से काटा जाए फिर से, क्योंकि लास्ट में 2 है, जाहिर सी बात है कटेगा। देखिए 2 को काटेंगे 512 को, 512 को। अब कुछ लोग यहाँ भी कंफ्यूज होंगे, 512 को कैसे, यहाँ तो ठीक था, सिंपल था, 2 से 5 में, यहाँ ठीक था, सिंपल था, 2 से 5 बार में चला गया, 2 से 1 बार में, 2 से 4 2 बार में चला गया। लेकिन अब इसको कैसे काटेंगे, तो 5 है, ठीक है। देखिए कैसे काटते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, बचा कितना 1। कहानी यहाँ भी सेम होगा। 2 का टेबल कितना बार पढ़े, 2, तो ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा ना हो, 5 से ज़्यादा न हो, बल्कि क्या हो, 5 से कम हो जाए। तो 2 का टेबल देखिए, 2 बार पढ़े हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया। बचा इसमें अभी 1, कितना बचा, 1। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए 1 बचा है। यहाँ अब उतारेंगे इस 1 को, उतार लिए, ठीक है। इस 1 को क्या किया, उतार लिए, ठीक। अब किससे काटेंगे, 2 पंजे 10, किससे, 2 पंजे 10, 10 बचा कितना, 1, फिर से बच गया। यहाँ 2 को उतारेंगे, देखिए यहाँ 1 को उतारे थे, अब यहाँ किसको उतारेंगे, 2 को उतारेंगे, ठीक है। तो 2 छक्के 12। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, जितने लोगों को समझ में आ रहा है बढ़िया से वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, हाँ समझ में आ रहा है, हाथ उठाएंगे, ठीक है, जो भी है। तो देखिए 2 से काटे हैं 2 बार, 2 दूनी 4, बचा 1, यहाँ आकर के 11 हो गया, तो 5 बार काटेंगे, 2 पंजे 10, बचा 1, 12 हो गया, 2 छक्के 12। फिर से 2 से काटते हैं तो 2 1 कम 2, ठीक है, कट गया। 5 नहीं कटेगा पूरा, तो 2 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे, 5 से कम हो तो 2 दूनी 4, बचा 1, 16 हो गया, 2 8 16। फिर से 2 से काटते हैं, 2 छक्के 12, ठीक है। देखिए 1 नहीं कटेगा तो इन दोनों को साथ में ले लेंगे, तो 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, यहाँ 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्के 12। 2 से काटते हैं, 1 नहीं कटेगा, दोनों को साथ ले लेंगे, 2 8 16। उसके बाद 2 चौके 8, उसके बाद 2 दूनी 4, उसके बाद 2 1 कम 2। बताइए 2 1 अभाज्य संख्या है कि नहीं, 2 1 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो 2 अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यही तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हुआ, इन्हीं को तो गुणनखंड करना था। इन्हीं का तो गुणनखंड करना था, तो हम फैक्टराइज कर दिए, तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार में। तो लिखेंगे 2 गुणे 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गुणे 2। एक बार करके आप लोग भी देख लीजिएगा। इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं, इस चीज़ को मिटा रहे हैं। गुणनखंड पहले हम लोग जब तीसरी चौथी 5वीं क्लास में थे तो इसी तरह से पढ़े थे ना। अब देखते हैं क्या हुआ। अब यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, यही क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब क्या करते हैं, या तो इसको पावर में लिख लें, या तो पावर में लिख लें, या तो ऐसे ही रहते हैं। पावर मतलब घात। अब घात क्या होता है देखेंगे, कितनी बार है, 10 बार है, तो 2 के पावर क्या लिख देंगे, 10, पावर यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, यही इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है।
इसीलिए देखिए रिकॉर्डेड क्लास चलाते हैं, बीच बीच में अभी लाइव चलता तो किसी न किसी का कॉल आ जाया करता, कॉल आ गया था, कोई टीचर थे, ठीक है, यहीं से गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम रिकॉर्डेड क्लास चलाते हैं, ठीक है ना। चलेंगे लाइव, हम लोग भी चलेंगे, कुछ बच्चों की संख्या बढ़ जाए तब, ठीक है। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग भी एक संख्या का निकाल के हमको दिखला दीजिएगा, या फिर एक और देख लीजिए, एक और देख लें। चलिए 144 का कर लेते हैं, 144 का कर लेते हैं। तो 144 का करेंगे 144 का, छोटा कर रहे हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है। 144 है, इसको 2 से करते हैं, 2 से करेंगे डिवाइड तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे तो 2 तीन 6 और 2 छक्के 12, 2 से करेंगे 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे 2 9 18, 3 से करेंगे 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसका फैक्टराइज करें, कैसे है, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, एक को नहीं लेते भाई, एक का किसी में गुणा करेंगे वही आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको या तो पावर के रूप में लिख लो, 2 कितनी बार है 4 बार, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है 2 बार, 3 के पावर 2, लीजिए ये तो हुआ अभाज्य गुणनखंड, यही निकालना था, यही अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, ठीक। एक क्वेश्चन दिया था, बीच में एक दिन हम प्रैक्टिस कर रहे थे आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो एक क्वेश्चन दिया था, उसको लिखे हुए हैं हम क्वेश्चन, ठीक है, एक बार बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके एग्ज़ाम में भी आया हुआ है शायद, ठीक है, आप लोग डॉक्टर मनोहर रे की बुक लेकर देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि सबसे बेहतर आपके लिए किताब डॉक्टर मनोहर रे की ही होगी, भले एनसीईआरटी लगता है, एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी बेस उसमें भी सब कुछ क्वेश्चन वही रहता है, ठीक है। एग्जाम में इसमें क्वेश्चन का भरपूर मात्रा रहता है, जितना आप चाहें उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं डॉक्टर मनोहर से, ठीक है। और एनसीईआरटी हुआ या राजीव में हुआ तो थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या कम रहती है, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि डॉक्टर मनोहर रे इज़ द बेस्ट बुक ऑफ यूपी बोर्ड, ठीक है ना। चलिए ठीक, क्वेश्चन दिया था, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या, क्वेश्चन था जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए ठीक है 6n 6 के पावर n, ठीक है, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या कहा है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में एक दिन पढ़ा रहे थे तो भी आया था, एक दिन प्रैक्टिस कर रहे थे, एक क्वेश्चन बीच में मिला, देखें प्रीवियस ईयर पेपर में भी ये क्वेश्चन था, तो हमको लगा कि इसको उठा लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, अभी हम लोग जो अभाज्य गुणनखंड पढ़े हैं उसी का एक हिस्सा है, ठीक है।
करा है 6 के पावर n, यानी कि 6 के पावर, पहले तो 6 के पावर n देखते हैं क्या है, 6 के पावर n, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है अगर इसका कोई गुणनखंड कर दिया जाए, 6 का कोई गुणनखंड किया जाए तो क्या उसमें अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? क्या 6 का जो कोई गुणनखंड होगा वह 0 पर समाप्त हो सकता है? आइए देखते हैं कैसे क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, चलिए इसी को करते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम इसको तोड़ें तो हमारा हो सकता है 2 के पावर n, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 × 3, अब पूरे के पावर क्या हो सकता है, n हो सकता है, 2 × 3 होल पावर n हो सकता है, जब भी तो 2 3 6 के पावर n होगा, ठीक है। हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, अगर कोई भी संख्या 2 के गुणनखंड में आएगी, कोई भी संख्या 2 के गुणनखंड में आएगी या 2 से विभाजित होना शुरू होगी तो उसमें अंत में 0 तब तक नहीं आ सकता है। यानी क्वेश्चन सॉल्व करने पर कोई संख्या बड़ी सी आ रही है, जैसे मान लीजिए कहना ये चाह रहा है, क्वेश्चन बता रहे, जैसे कहना ये चाह रहा है कि, ठीक है, चलिए हम इस चीज़ को एक उठा लेते हैं, ध्यान समझिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको समझ आएगा। अगर यहाँ कोई भी चीज़ 2 के गुणनखंड में टूटेगा तो याद रखिए उसके मल्टीपल में 5 जरूर रहेगा। क्या आएगा? 5 जरूर। कैसे? देखिए, अगर हम यहाँ इसको तोड़ते हैं तो लिखते हैं 2 × 2 × 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। मेरी बात समझिए, अब यहाँ 0 पर समाप्त हो रहा है संख्या, समाप्त किस पर हो रहा है? 0 पर समाप्त हो रहा है। देखिए ध्यान से, यही चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं। अब इसको हम जब तोड़े हैं 2 × 3 के पावर n पर, अब n का वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, n का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी, यानी जो मान हमको प्राप्त होगा, जो वैल्यू प्राप्त होगा, वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड में अगर 2 है तो 5 का भी आना क्या है? जरूरी है। अगर मान लीजिए 6 का 2 गुणनखंड किए हैं तो अगर 2 से गुणनखंड स्टार्ट हुआ है तो उसमें एक 5 आना भी यहाँ जरूरी है। जब ही जा करके इसका जो हम विस्तार करेंगे या सबका मल्टीप्लाई करके हम जो आंसर लाएंगे, ठीक है, तभी हमको पता चलेगा कि अंत में 0 हो सकता है कि नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम एक दिन देखे थे, करवाए थे, अर्थात इसी तरह से एक मान लीजिए और संख्या लेना, मान लीजिए 50 है, आप समझिए बात को, उल्टा कर रहे हैं। 50 है, 50 को हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 2 × 5 और × 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ 50 है, समाप्त कितने पर हुआ है? 0 पर समाप्ति हुई है, ठीक है, समाप्ति 0 पर हुई है। इसके मल्टीपल में 5 आया कि नहीं आया? आया ना। एक क्वेश्चन हम उठा लिए, हमको याद थोड़ा सा पड़ा है क्योंकि क्वेश्चन शायद बहुत हमको इम्पोर्टेंट लगा। तो अब बताइए, यहाँ मल्टीप्लाई में कहीं 5 नहीं है, कहीं मल्टीप्लाई में 5 नहीं है, तो क्वेश्चन पूछा था जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो दिया है 6 के पावर n, ठीक है ना। अभी हम जैसा बताए हैं कि जब तक गुणनखंड करने पर मल्टीपल में यदि 2 से गुणनखंड होना शुरू हो रहा है, यदि उसके मल्टीपल में यदि 5 नहीं आ रहा है तो उसमें क्या होगा? अंत में कोई भी संख्याएं 0 नहीं आएंगे। देखेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें, ठीक है, अगर हम कह दें 2 × 3 × 4 × 3, मतलब कुछ भी हो, एक काम करते हैं सीरियल वाइज लिख लेते हैं। कितना आ रहा है? देखिए 2 3 6 18 18 18 चौक 72 72 आ रहा है। क्या यहाँ 0 आ रहा है? क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसी मल्टीप्लाई में कहीं 5 आ गया बाबू, तो तुरंत इसका वैल्यू बदल जाएगा। 5 दूनी 10, 5 7 35 1 36, तुरंत 360 आंसर, लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन हमको मिला था, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को क्या किए, यहाँ थोड़ा सा बीच में ला दिए हैं। इस सिलेबस से बाहर का नहीं है, आपकी किताब में मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अगली लाइन से, देखेंगे ये जो चीज़ है
6 के पावर n को लिख सकते हैं आप 2 के पावर n मल्टीप्लाई 3 के पावर n, ये भी लिख सकते हैं 2 के पावर n और मल्टीप्लाई 3 के पावर n। ठीक है, अब लिख लेंगे चूंकि 6 के पावर n में n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है, अर्थात यदि 6 के पावर n का कोई विस्तार रूप होगा तो उस अंक के अंत में शून्य नहीं आएगा या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, लिख लें इस क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसको एग्जाम्पल भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने हर बुक में एनसीईआरटी में भी देख लिया, राजीव में भी देख लिया, मनोहर रे में भी देख लिया। प्रश्नावली जो शुरुआत होगा हम मनोहर रे से करेंगे। जितने बच्चे रहेंगे वो फायदे में रहेंगे पढ़ाई में, क्योंकि लंबा चैप्टर रहेगा, क्वेश्चन का भरमार रहेगा, वहाँ से मजा आएगा पढ़ाई करने में। ठीक है, अभी ये जो चीज़ है आप नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। क्योंकि इसमें जो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग लगाने वाले हैं उसमें अगले पार्ट में हम बताएंगे आपको एलसीएम और एचसीएफ जो है यूक्लिड विभाजन विधि से कैसे लगते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है, उसमें हम बताएंगे कि आपको मौसा कैसे लगता है सर। आइए अब हम सबसे पहले जानेंगे मस और लस के बारे में। मस, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ठीक है, चलिए मस है, मस का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। इसको इंग्लिश में HCF बोलते हैं, HCF बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होता है लस। क्या होता है बाबू? लस होता है। लस को पूरे भाषा में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। इसका शॉर्टकट इंग्लिश होता है LCM, फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं,
बिगेस्ट कॉमन में इसको बोल सकते हैं फैक्टर बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं, कई नाम होते हैं इनके, ठीक है। अब हम जानेंगे, ये बच्चों वाला नहीं है, थोड़ा सा हम लोग पढ़े हाई स्कूल के लेवल पे। अब ये म स और ल स में अंतर क्या है, म स और ल स में अंतर क्या है। म स वो होता है, देखिए ध्यान से, म स वो होता है कोई संख्या दी हुई हो, कोई संख्या दी हुई हो और उसको जो है कोई बड़ी संख्या विभाजित करें, उसको कोई बड़ी संख्या विभाजित करें, ठीक है ना। उसको क्या करें, कोई बड़ी संख्या विभाजित करें। जैसे मान लीजिए दिया है वह संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो। वह संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो जाए, वह संख्या, सॉरी गलती हो गई, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, सही कर लेना कोई दिक्कत नहीं, जिससे कोई दी हुई संख्या, कोई दी हुई संख्या पूर्णतः विभाजित हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कोई दी हुई संख्या क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। यदि कोई अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, यदि कोई, यानी जो संख्या दी हुई है, ठीक है, जो दी हुई संख्या है उसका यदि अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे कम घात वाली होगी, वाली संख्या होगी, संख्या होगी, वही उसका एचसीएफ होगा। ध्यान समझेंगे, ध्यान समझेंगे। यदि कोई दी हुई संख्या है, सबसे पहले देखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कोई दी हुई संख्या क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। दूसरा कंडीशन है, यदि इसका दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें जो सबसे कम घात वाली संख्या होगी वही उसका एचसीएफ क्या हो, वही इसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ कभी भी सिंगल नंबर का नहीं निकलता है, यानी सिंगल संख्याओं का नहीं निकलता है, उसमें दो संख्याएं दी होती हैं, उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं, ठीक है ना। उसका जब हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या से दोनों संख्याओं को अगर हम काटते हैं या तीनों संख्याओं को काटते हैं एक ही संख्या से, तो वही जो संख्या तीनों को विभाजित कर रहा है वही उसका एचसीएफ होगा। दूसरा चीज़, यदि हम तीनों का या दोनों का गुणनखंड करते हैं तो जो कॉमन मिलेगा सबसे कम पावर वाला वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। चलिए ये देखते हैं एलसीएम क्या है। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे
जिससे कोई दी हुई संख्या पूर्णतः विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे कोई दी हुई संख्या क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। इसका जब अभाज्य गुणन हम करेंगे, अभाज्य गुणनखंड यदि हम कर रहे हैं, इसका यदि अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं यानी फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसमें जो ज़्यादा पावर होगा, जिसका घात ज़्यादा होगा, वही एलसीएम होगा, वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब ये पावर का मैटर क्या है जी, जिसका ज़्यादा पावर हो, जिसका कम पावर हो, ठीक है, जिसका ज़्यादा पावर हो, जिसका कम पावर है, इसका क्या मैटर है, ठीक है। इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या हो, जब गुणनखंड किया जाए, अभाज्य गुणनखंड किया जाए, तो जिसका घात ज़्यादा होगा वही उसका एलसीएम होगा। ये होता क्या है, चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। पावर वाला मैटर भी समझा दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, पावर वाला भी मैटर समझा दे रहे हैं, और क्या है ये भी बता रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। देखते हैं, यदि मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए दिया है 96, एक देख ले रहे हैं, किसी बुक से देख रहे हैं, 182 और 78 देख रहे हैं। कह दिया है 182 व 78 का HCF बताएं, ठीक है। तो एक बार 182 का करते हैं गुणनखंड, 2 से डिक्लेयर करेंगे, 2 9 18, 2 1 कम 2, अभी 3 से नहीं कटेगा, 7 से काट के देखते हैं, 13 बार में, 13 से काटेंगे एक बार में, ठीक है भाई। अब 78 को भी देख लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 9 18, 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 3, 13 से काटेंगे क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, अपने से ही कटेगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया है 7, यहाँ दिया है 13, अब इसी के नीचे इसी संख्या को भी लिखते हैं, 2 3 और 13 दे दिया है। कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे संख्या क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, वही उसका HCF होगा, ठीक है। आइए देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। कहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो आपको कॉमन मिलेंगे, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में दोनों गुणनखंड में जो आपको कॉमन मिलेंगे उन्हीं को एक साथ लेना है, ठीक है, और जो नहीं मिलेंगे उसको छोड़ देना है। कैसे देखें, ये चीज़ मिल रहा है, इसको एक बार ले लेते हैं, मल्टीपल लगाएंगे, यहाँ 7 है, इसमें 7 नहीं है, यहाँ 3 है, इसमें कहीं 3 नहीं है, 13 दोनों में है, तो 13 कर लेंगे। इसका जो है HCF 26 आ गया। अब आप लोग कहेंगे सर जी इसमें तो वो जो आप बताए हैं फैक्टर वाला मैटर कहीं आया नहीं है, तो अभी हम एक और करवा दे रहे हैं, उसमें फैक्टर वाला मैटर आ जाएगा। तो क्या हुआ है, HCF निकालते समय दोनों का हम लोग गुणनखंड किए हैं, अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं, जो मिल रहे थे, जो कॉमन मिल रहे थे उसको एक बार लिख लिए हैं, जो नहीं मिल रहे थे उसको छोड़ दिए हैं, ठीक है, और फिर लास्ट में गुणा करा दिए हैं। जो संख्या आया है यही इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं, चलिए देखते हैं।
एलसीएम ले लेते हैं 60 और 120 का। बिजली चली गई थी, थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं क्योंकि सोलर पैनल या फिर इन्वर्टर लगा नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं, एलसीएम बता रहे थे। एलसीएम कहा है 60 व 120 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम को अगर गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 60 का गुणनखंड कर लेंगे। 60 का गुणनखंड करते हैं तो पहले 2 से करते हैं, 2 से करेंगे तो 30 बार में जाएगा, यानी 2 3 6 0। 2 से करेंगे, 2 1 कम 2 बचा है, एक बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं, 120 को भी 2 से करते हैं पहले, 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 3 5 15 और 5 एकम 5। एक बार इनका भी गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। इनका भी लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ हम अब बता दे रहे हैं आप लोगों को कि ये पावर वाला सिस्टम क्या है। यहाँ कम घात वाला लिखा था, यहाँ ज़्यादा घात वाला लिखा था, देखेंगे। अब इसी का अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले इसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे। पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे 3 या गुणे 5 इसको भी करेंगे तो यहाँ 2 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 और यहाँ 5। अब इसमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा पावर वाले का कॉमन लेना है। जैसे मान लीजिए कॉमन मिल रहा है 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, ठीक है। तो इसमें इसी को केवल लिखेंगे हम लोग, 2 के पावर 3 को, और इसमें यहाँ कॉमन मिल रहा है 3, इसको भी लिख लेंगे। यहाँ कॉमन मिल रहा है 5, यहाँ 5 को भी लिख लेंगे। यानी अब इसका एलसीएम आप लोग निकालेंगे।